अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स, इंसिडेंट्स और एक स्ट्रोक के टाइप्स का ओवरव्यू देखा था। अब हम डिटेल में इनकी पैथोफिजियोलॉजी और कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है इस्कीमिक स्ट्रोक क्या था। हमने कहा था कि ब्रेन की किसी भी वेसल के अंदर जो है वो कोई भी क्लोट आ जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्रेन के टिश्यूज़ की क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये ब्लड फ्लो जो है वो दो तरह का हो सकता है। ये थ्रोम्बोसिस हो सकता है या ये कोई भी एम्बोलिज्म हो सकता है। थ्रोम्बोसिस जो है बेसिकली ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर कोई भी आर्टरी थी, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस था, अल्टीमेटली वहाँ पर जो है वो क्या होना शुरू हो गया, ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट उसने ब्लड जो है वो इम्पेयर कर दिया। ठीक है, मतलब उसी आर्टरी के अंदर बना है, कहीं और से नहीं आया है। ठीक है, उस आर्टरी के अंदर मसला था, उस वेसल के अंदर मसला था, वहाँ पर बना और उसने उसको ही डैमेज किया। थ्रोम्बोसिस एट द साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी। ठीक है, हम ना ब्रेन के सेपरेट लेक्चर के अंदर जो है ना वैस्कुलर एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको मैं तब बताऊंगी। ठीक है, उसकी वजह से वैस्कुलरोकल्जन हो जाती है और ब्रेन में इस्कीमिया या अल्टीमेटली वहाँ पर जो है डेथ होने के बाद इन्फाक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ इस तरह से होता है कि एज कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो अगर इम्पेयर होता है ना, तो उस पार्ट के अंदर जिसका ब्लड फ्लो इम्पेयर हो गया ना, वहाँ पर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर इन्फाक्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम इस्कीमिक कोर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या होता है, अगर ये तो ठीक हो गया, यहाँ पर तो कंप्लीट इम्पेयरमेंट होगी ना, तो यहाँ पर टिश्यूज़ की डेथ हो गई। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड अभी भी आ रहा है, वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर प्रॉपरली उसको मैनेज किया जाए। ठीक है, वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। अगर उसको मैनेज ना किया जाएगा तो फिर अल्टीमेटली उनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आता है एम्बोलिज्म। हम सबको पता है कि थ्रोम्बोसिस की फेट होती है। ठीक है, अब जो थ्रोम्बोसिस की फेट है जिसमें वो डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एम्बोलस बन सकता है, दूसरे एरियाज़ के अंदर ट्रैवल कर सकता है। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन फिजियोथेरेपी में बहुत बार पढ़ते होंगे, दैट इज़ डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। हमने उसका बहुत पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, जब भी वेसल्स के अंदर जो अभी क्लोट बनता है, वो क्लोट जो है वहाँ से क्या हो जाता है, डिसलोज हो जाता है और फिर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाकर जो है वहाँ पर जो है वो टिश्यूज़ की डेथ कॉज कर सकता है, ब्लड फ्लो को इम्पेयर कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है, कोई भी थ्रोम्बस अगर अपनी जगह से डिसलॉज होकर दूसरे एरियाज़ के अंदर ट्रैवल कर जाए, वहाँ पर जाकर ब्लॉकेज कॉज कर दे, तब उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, एम्बोलिज्म ऑफ अ थ्रोम्बस फ्रॉम द एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरी और हार्ट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरिब्रल आर्टरीज, और उसकी वजह से क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अब कहते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के। कुछ बेसिक आइडिया तो हमें ऑब्वियसली हो गया है। कहते हैं थ्रोम्बोसिस हो सकता है जो कि एक्स्ट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस या इंट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बन सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमें पता है कि हमारे जो वैस्कुलर वॉल्स हैं उनके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो जाती है, अल्टीमेटली जो है वो उनकी वॉल्स की हार्डनिंग और थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेस्कुलाइटिस होता है। वेस्कुलाइटिस नाम से पता चल रहा है बेसिकली क्या हो जाता है, आपकी आर्टरीज की वॉल्स हैं वो स्वेल या थिकन हो जाती हैं। जब वो थिकन हो जाएंगी तो एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्वियसली इम्पेयर होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है वो ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो एंटी कोएगुलेंट्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। एंटी कोएगुलेंट्स कम होने की वजह से वहाँ पर कोएगुलेशन, कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर ब्लड की जो कोएगुलेशन का जो टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड थिकन है, पॉलीसाइथीमिया है, इसके अलावा डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर जिसको हम DIC कहते हैं, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ये हो सकता है। डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। मिसलेनियस के अंदर कहते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसके अंदर कोकेन आ सकती है या एम्फीटामिन आ सकती है जो कि इसको कॉज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद एम्बोलिज्म के क्या क्या कॉजेज हैं, ये तो थ्रोम्बोसिस के कॉजेज हो गए ना। एम्बोलिज्म के वो कहते हैं कोई कार्डिक सोर्स हो सकता है। एम्बोलिज्म किसी भी कार्डिक एरिया से, वाइसल से आकर आपके ब्रेन को इम्पेयर कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास बहुत एक कॉमन चीज़ होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कार्डाइटिस का मतलब है वहाँ पर वेल्स वो थिक हो जाएंगे, वहाँ पर क्लोट बन जाएंगे एंड दैट क्लोट विल बी डिस्लोज जो कि ब्रेन के आर्टरीज को वो कर देगा। एट्रियल मिक्सोमा, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर आपके ब्लड की जो कोएगुलेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर डेफिशिएंसी होती है किसकी, आपके एंटीकोएगुलेंट एजेंट्स की, जिसके अंदर एंटीथ्रोम्बिन हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मतलब वहाँ पर इफेक्टर SNC हो सकते हैं, वो आपकी क्या कर रहे होते हैं, कोएगुलेशन करा रहे होते हैं। जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस कैन बी डिसलोज और वो अल्टीमेटली ब्रेन के किसी एरिया
एरिया को इम्पेयर कर सकते हैं। दैट वाज द बेसिक कॉजेज जो कि हो सकते हैं आपके इस्कीमिक स्ट्रोक के। तक हम लोगों ने कॉजेज देख लिए, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, क्या एक मैकेनिज्म होता है जो हो रहा होता है और ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि ब्लड फ्लो इम्पेयर हुआ, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हुआ, ये कंप्लीटली इम्पेयरमेंट होगी ब्लड सप्लाई की। क्या हुआ? ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी। हमें पता है ब्रेन तो सर्वाइव ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज पे कर रहा होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एनर्जी किस लिए ज़रूरी होती है? न्यूरॉनल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। वहाँ पर जो पंप होते हैं सोडियम पोटेशियम, उसको मेंटेन करने के लिए। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है तो एटीपी की प्रोडक्शन इम्पेयर होती है। वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो न्यूरॉनल वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, फेल हो जाते हैं, एक्सोनल डीपोलराइजेशन होती है, तो एज अ रिजल्ट डैमेज होता है। ठीक है, एक चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि क्या होता है, और अल्टीमेटली सब फेलियर होने की वजह से सेलुलर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ ये तो हो गया, इसके अलावा वहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं जिसमें ग्लूटामेट, और कुछ हद तक ज़्यादातर ग्लूटामेट ही ये करता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो एस्पार्टेट भी आ सकता है। ये ग्लूटामेट एक जो है ना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और वहाँ पर क्या कर देता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा करा देता है। कैल्शियम ज़्यादा आ रही है, अब ये जो कैल्शियम है ना ये काम करेगी, एक तो यहाँ पर टिश्यू की डेथ कॉज कर देगी, दूसरा कैल्शियम ये काम करेगी जी, कैल्शियम जो है ना वो सेल्स के अंदर मौजूद फॉस्फोलिपिड्स के साथ जो है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और फिर वहाँ पर क्या बना देगी, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है ना वो क्या करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, एज अ रिजल्ट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ये होने के बाद कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें साइटोटॉक्सिक एडीमा हो सकता है। अगर लार्ज स्ट्रोक है तो ब्रेन स्टेम हर्निएशन भी हो सकती है। ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन कौन से साइंस होते हैं सेरेब्रल एडीमा के। ठीक है, आप कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इस्कीमिक स्ट्रोक की। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा कैस्केड जो मैंने इस्कीमिक कैस्केड आपको बताया है ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, अगर ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है। जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि एक रिएक्शन है ना बॉडी का, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होती है, फिर वहाँ पर जो है वो एडीमा बनना शुरू हो जाती है। ये एडीमा 3 to 4 डेज़ के अंदर जो है वो मैक्सिमम होता है, और उसके बाद 3 to जो है ना मैक्सिमम होता है, और उसके बाद 2 to 3 वीक्स के अंदर जो है ना ये सबसाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब ये सबसाइड कर जाता है तो जो है ना वो मसला बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर ये जब पीक पे था और इस टाइम पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आईसीपी या इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा कि जो भी ब्रेन के कंटेंट्स हैं वो अल्टीमेटली पुश होंगे, और ब्रेन स्टेम जो है ना, हम सबको पता है ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन का वाइटल पार्ट होता है। ठीक है, पोन्स, मिडोला ऑब्लिगेटा और मिड ब्रेन ये पार्ट बना रहे होते हैं। ये वो पार्ट होता है दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू लिविंग, मतलब आपके सर्वाइवल से रिलेटेड होता है। बहुत से वाइटल फंक्शंस यहाँ पर हो रहे होते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर पड़ी होती हैं। तो क्या होता है, ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकती है, और दैट कैन लीड्स टू डेथ। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब भी हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वहाँ पर कोई भी ब्लड क्लॉट आता है, ब्लड क्लॉट इम्पेयर करता है ब्लड फ्लो का। आगे तो ब्लड नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ब्लड रह रहा है ना, तो ये अल्टीमेटली इतना ज़्यादा रश होगा ब्लड का कि ये जो है वो रप्चर भी कर सकते हैं। दैट इज़ जो है ना हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर प्रॉपर्ली इसको मैनेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी सेरेब्रल एडीमा के बारे में कि सेरेब्रल एडीमा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कहते हैं कि सेरेब्रल एडीमा जो हो सकता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होगा, पल्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, रेगुलर इरेगुलर जो है वो रेस्पिरेशन होगी, वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, अनरिएक्टिंग प्यूमिल होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स पड़ी हुई है, क्रेनियल नर्व 3 है, और क्रेनियल नर्व 3 हमें पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, और पेपिलेडीमा हो सकता है। पेपिलेडीमा कहते हैं कि ऑप्टिक डिस्क की जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विजन जो है वो अफेक्ट होती है, और यूजुअली किसकी वजह से होती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सेरेब्रल एडीमा के साइंस पढ़ने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो क्या होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक का कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम सबको पता है वैसे रप्चर हो गया, ब्लड लीक हो गया, डेथ हो गई टिश्यूज़ की। ये जो है ना वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी द सब एरोकेनॉइड हैमरेज। प्राइमरी हैमरेज जिसको हम इंट्रासेरेब्रल हैमरेज कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन की किसी भी वेसल के अंदर जो है वो रप्चर हो गया, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है ना वो टॉक्सिसिटी हो गई है, वो ब्लड हमने पढ़ा था टॉक्सिक होता है टू द ब्रेन सेल, और उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है।
कहते हैं कि सब एरिकनॉइड हैमरेज, हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे ब्रेन की जो 3 मेनिंजेस होती हैं, एक हमारे पास ड्यूरा मैटर होती है, सब एरिकनॉइड मैटर होती है और फिर पिया मैटर होती है। इनके दरमियान जो स्पेस होती है ना, सब एरिकनॉइड स्पेस, वहाँ पर जो है वो हैमरेज होने की वजह से, वैस्कुलर रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ द सब एरिकनॉइड हैमरेज। इंट्राक्रेनियल हैमरेज जो है, इंट्रासेरेब्रल हैमरेज जो है, ये बेसिकली हाइपरटेंशन की वजह से होता है, स्मॉल वैस्कुलर रप्चर या स्मॉल वैस्कुलर रप्चर, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था एवीएम की वजह से होता है ना। व्हाट इज़ एवीएम? एवीएम बेसिकली क्या होती है? एट्रोवेनस मैलफॉर्मेशन होती है, जो कि क्या है, एक कंजेनिटल कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, हम सबको पता है कि आर्टरीज़ को वेन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करती हैं? ब्लड फ्लो को भी मैनेज कर रही होती है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, सिर्फ वेन्स और आर्टरीज का रिलेशन होता है। ब्लड फ्लो, प्रेशर मैनेज नहीं हो पाता, एकदम से ब्लड फ्लो का रश आता है, प्रेशर इंक्रीज रहता है हर वक्त, और जो है वहाँ पर वेसल्स का क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया। फिर हमारे पास आता है एसएएच। एसएएच को हम कहते हैं सब एरिकनॉइड हैमरेज, ठीक है। सब एरिकनॉइड हैमरेज के अंदर क्या होता है? किसी भी एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाता है। एन्यूरिज्म हम सबको पता है क्या होता है, जब भी जो वॉल्स हैं किसी भी वेसल की वो डायलेट करती है, उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। डायलेशन जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है सेक्युलर एंड बेरी एन्यूरिज्म। इस तरह से एक साइड से अगर यहाँ पर जो है वो बल्ज आउट होना शुरू हो जाती है वेसल, और वहाँ पर जो है अल्टीमेटली उसका रप्चर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं। कहते हैं जो आईसीएच है इसमें हेडेक, वॉमिटिंग आपको देख सकते हैं। हेडेक इज़ नॉट वेरी कॉमन, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो इम्पेयर होना वो आईसीएच के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। जबकि एसएच के अंदर आपने याद रखना है सडन सिवियर हेडेक होती है। पेशेंट इसको एक्सप्लेन करता है कि थ्रोम्बिक हेडेक हो रही है, इसको हम ना थंडर क्लैप हेडेक भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि दैट इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ठीक है। इसके बाद नेक स्टिफनेस भी हो सकती है और फोटोफोबिया भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ये साइंस आपको दिख रहे होंगे ना, फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट, ये मेनिंजाइटिस में भी होते हैं, लेकिन इसकी मेजर करेक्टरिस्टिक ये है कि सडन सिवियर थंडर क्लैप हेडेक पेशेंट को होती है। आई होप कि हमें अब इस्कीमिक हेमरेज और जो है वो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक, आई होप कि अब हमें इस्कीमिक स्ट्रोक और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है इसके दरमियान एक डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत हमें इसका मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा। मैंने आपको उतना बताया जितना एक फिजियोथेरेपी के बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बुक से दिखाती हूँ कि हमारी बुक के अंदर क्या लिखता है। अच्छा, मैंने ना ये जो कंटेंट लिया है ये मैंने 2 बुक्स के अंदर से लिया है। एक हमारी मेडिसिन की किताब है। मेडिसिन की किताब से मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेडिसिन की बुक के अंदर थोड़ी सी पैथोलॉजी को उसने ज़रा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक हमारे पास दूसरी किताब होती है जो कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन की बहुत अच्छी बुक है, दैट इज़ ओ सुलेवान, ठीक है। उसके अंदर जो है ना वो आपको स्ट्रोक की सारी वो बातें बताते हैं जो एक फिजियोथेरेपी के बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये दोनों बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। बुक से मैं जो है वो अभी आपको एक ओवरव्यू देती हूँ।